वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमने हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। भूगोल क्लास 8 एसएसटी का चैप्टर 1 था हमारा संसाधन का। आज हम पार्ट 3 करेंगे जिसमें हम अभ्यास करेंगे हमारे प्रश्नों का। हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमारे 2 पार्ट्स में। आज हम सिर्फ अभ्यास करेंगे प्रश्नों को। चलिए अभ्यास करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहते हैं? पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित? पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित? पृथ्वी पर जो संसाधन है वो अलग अलग तरीके से वितरित है, तो क्यों है उसका कारण बताना है। कारण बताने के लिए चलिए क्यों है हम इसका आंसर देते हैं। ये मैंने आपको बताया भी है। तो यहाँ देखिए प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में आगे चलते हैं। हमने प्राकृतिक संसाधनों के अंत में एक चीज देखी थी, ये देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो ये हमारा पहला कारण है। कारण क्या है कि कहीं पे इस तरीके की चीजें मिलती है, कहीं पे इस तरीके की चीजें मिलती है, कहीं पर कुछ ज्यादा ही भूभाग जो इस तरीके का होता है। तो अलग अलग तरीके की जलवायु, अलग अलग तरीके की जो है ऊंचाई, भूभाग हमें मिलते हैं। तो इस वजह से ये सारे भौतिक कारक हैं और इन भौतिक कारकों की वजह से, भिन्नता होने की वजह से जो है संसाधनों का वितरण असमान है। इन सब चीजों की वजह से क्या है, संसाधनों का वितरण जो है ना हमारा वो असमान हो चुका है। तो हमारा ये आंसर हो गया। सबके सब नोट कर लीजिए अपनी अपनी बुक्स में, किताबों में। ये हमारा ये पहले का आंसर हो गया, कारण ये ठीक है। चलिए अब हमारे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है हमारा दूसरा क्वेश्चन? प्रश्न, संसाधन संरक्षण क्या है? अभी मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। अगर आपने मेरा पार्ट 2 अच्छी तरह से पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो आपको ये आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए फिर भी मैं आपको किताब में बता देता हूँ कि संसाधन संरक्षण क्या है, क्या लिखेंगे। यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये आपका हो गया संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। संसाधन संरक्षण क्या है? देखिए आपका ये आंसर हो गया। सबके सब अपनी अपनी किताबों में देख लीजिए। ये संसाधन संरक्षण में संसाधन संरक्षण क्या कहलाता है तो आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों? तो चलिए मानव संसाधन में ही चलते हैं हम। ये हमारे आगे मानव संसाधन, ठीक है। मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा क्यों महत्वपूर्ण है। तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोक संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ये अगर आप ना लिखें तो यहां तक लिख सकते। ये आपका हो गया आपके तीसरे प्रश्न का आंसर। आसान है, मैं ये बता चुका हूं आपको। चलिए आगे हमारे चौथे प्रश्न पे चलते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास मतलब संपूर्ण विकास क्या है? क्या होता है संपूर्ण विकास? चलिए देखते हैं संपूर्ण विकास क्या है भाई। सतत पोषणीय विकास क्या है? यहाँ पे देखिए, यहां से लेकर यहां तक मैंने आपको बताया था आपके पार्ट 2 में। संसाधनों का उपयोग करने के लिए की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो संसाधनों का उपयोग करने की हमारी आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये आपका आंसर है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। दोनों ही आपके आंसर सही है, उत्तर एकदम सही है। तो हमारा चौथा प्रश्न भी हो गया। तो हमारे चारों के चारों प्रश्न हो गए। समझने में आया आप सबको? ये सब कुछ हमारी किताब में, किताब से हटके कुछ नहीं है जो है किताब में। किताब के अलावा आपको कोई और दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ किताब से ही आएगा आपके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सही उत्तर पर आपको निशान लगाना है। जो सही उत्तर है उस पर आप
राइट का निशान लगाइए, मतलब सही का निशान। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? मतलब संसाधन को कौन सा चीज है जो निर्धारित नहीं करता इसे, वो आपको बताना है। क्या संसाधनों की उपयोगिता उसे निर्धारित करती है? बिल्कुल करती है। संसाधन को जितना उपयोग करोगे उतना ही वो कम होता जाएगा, तो उसको वो निर्धारित करेगी। मूल्य, हाँ, हर एक संसाधन का कोई ना कोई मूल्य हो सकता है। संसाधन मूल्यवान है, जब पेटेंट दे देते हैं तब भी मूल्यवान, मैंने आपको बताया था। तो मूल्य भी यहाँ पे संसाधन को निर्धारित करता है। अब संसाधन निर्धारित क्या नहीं करता? उसकी मात्रा नहीं करता। आंसर हमारा क्या होगा? मात्रा। तो उसकी मात्रा जो है संसाधन की वो दिखाई निर्धारित नहीं करती। मान लिए कागज हमारे पास 10 है या फिर 20 है या फिर 25 है, 100 है, क्या फर्क पड़ता है? क्या पड़ता है? संसाधन को निर्धारित थोड़ी करे वो उपयोगिता और मूल्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मात्रा से कोई मतलब नहीं, हमने ये पढ़ा भी नहीं मात्रा। चलिए, तो मात्रा निर्धारित नहीं करता, ये हमारा आंसर है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्योंकि मैं नहीं पूछा था, ये दोनों तो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा, आंसर हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित संसाधन क्या है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला, कैंसर उपचार की औषधियां। पहला क्या है? कैंसर उपचार की औषधियां। कैंसर उपचार की औषधियां मानव निर्मित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। औषधियां कौन बनाता है? मानव बनाता है, पृथ्वी बनाती है? मानव पृथ्वी से आती है, मगर बनाता तो मानव है। तो ये हमारा आंसर है अभी। अब देखते हैं बाकी के भी, देखते हैं। झरने का जल मानव निर्मित है ना? ये तो हमारी प्रकृति ने दिया है। उष्ण कटिबंधीय वन हमें पृथ्वी ने दिए या फिर मानव ने? पृथ्वी ने दिए। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया कैंसर उपचार की औषधियां, जो मानव निर्मित है। चलिए आगे चलते हैं। अभी कथन पूरा करना है। जीव संसाधन, मैंने आपको बताया था, जीव अजीव। जीव मतलब जीवन, अजीव मतलब जिनमें जीवन नहीं। इनमें जीवन होता है तो जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं। हमारा ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे जीव जंतु से उत्पन्न होते हैं। हमारा ये नहीं होगा मनुष्य द्वारा नहीं, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमारा आंसर जो है ये होगा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे अंतर के बारे में। हमने अभी तक हमारे ये 4 प्रश्न और ये 3 प्रश्न निशान लगाने वाले देख लिए। अब हम अंतर की बात करें। अब जब भी इस तरीके का अंतर आपको बताना होगा कि भाई दो आपको चीजें दी हुई है और उनका पूछा गया अंतर, तो आप कैसे बताएंगे? आप हमेशा जब भी अंतर बनाए ये बना लीजिए। आप अगर इन्हें पैराग्राफ में बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप इन्हें इस तरीके से अंतर में कर लीजिए कि यहाँ पे जैसे पहला प्रश्न क्या है? संभाव्य और वास्तविक संसाधन किस तरीके के होते हैं? चलिए देखते हैं। ये तो है संभाव्य संसाधन, और ये है वास्तविक संसाधन। ठीक है, ये आपके, अब इन्हें मैं अंतर बताना पहला। तो चलिए, संभाव्य और वास्तविक संसाधन कहां पढ़ा था हमने, देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक और संभाव्य में। चलिए इनमें अंतर बताना है दोनों। तो जिनकी मात्रा, यहाँ देखिए, वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, पहला हो गया। अब इधर देखिए संभाव्य में जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती, तो ये हमारा पहला अंतर हो गया। चलिए लिख दीजिए। वास्तविक जिनकी मात्रा ज्ञात होती, जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती, यहाँ क्या है? जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती। और इसमें क्या आएगा? जिनकी मात्रा, वास्तविक में जिनकी मात्रा ज्ञात होती।
हमारा पहला अंतर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा और इस समय इनका उपयोग किया जा रहा है, तो ये हमारा दूसरा अंतर हो गया, वास्तविक और इनका। यहाँ क्या होगा, दूसरा है हमारा पॉइंट। मात्रा ज्ञात है तो उपयोग तो होगा ही। ठीक है, ये हमारा दूसरा अंतर होगा। चलिए अब हम तीसरे अंतर पे चलते हैं। अब देखिए आगे, आगे क्या है, अब हमें उदाहरण बताने हैं इसके। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली भूमि, मिट्टी, ये सब वास्तविक संसाधन है, उनकी मात्रा क्या है। और संभाव्य संसाधन में क्या हुआ, इन संसाधनों को भविष्य में उपयोग किया जा सकता है और इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है, संभवतः इन संसाधनों का आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन। ठीक है, तो अब यहाँ पे उदाहरण में हमें लिखना होगा क्या, थर्ड पॉइंट में उदाहरण, और यहाँ पे भी हमें उदाहरण लिखना होगा। संभाव्य में तो हमने देख लिया, लद्दाख में पाए जाने वाले, लद्दाख में यूरेनियम, यूरेनियम, और यहाँ पे जर्मनी में पाया जाने वाला कोयला। या फिर आप और भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये महाराष्ट्र में दक्कन पठार, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, काली मिट्टी महाराष्ट्र की, ये भी आप वहां पे लिख सकते हैं। तो ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हो गया, संभाव्य और वास्तविक संसाधन। ठीक है, सबको समझने में आ गया संभाव्य और वास्तविक संसाधन के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा इस तरीके से आप अंतर बता देंगे, इससे क्या हमें स्पष्ट आंसर मिलेगा कि भाई क्या अंतर है। अगर आप इनको पैराग्राफ में लिखेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, इससे आपको बताने में भी आसानी होगी, उन्हें समझने में आएगा कि आपको आंसर उत्तर पता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाइए, तो मैं इसे अब रब कर दूं, सब इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वह हमारा दूसरे प्रश्न का अंतर बताएंगे। चलिए, ये हमारा मैंने मिटा दिया। अब हम हमारे प्रश्न ये हो चुका है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधनों में अंतर बताना है, तो हम क्या करेंगे अंतर बताने के लिए। चलिए वापस ये बना लीजिए, बना लिया। यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा सर्वव्यापक, सर्वव्यापक संसाधन, तो यहाँ पे स्थानिक संसाधन। अब इनमें पहला अंतर हमें लिखना है, तो चलिए सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन पे आ जाते हैं। ये हमारा कहाँ पे आ गए, हम प्राकृतिक संसाधन में ही चल रहे हैं। आगे तो हमने ये देखा था, अब आगे यहीं पे प्राकृतिक में ही संसाधन में ही हमें मिल जाएगा सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन।
तो अब हमें इनमें अंतर बताना है। देखिए क्या है। तो सबसे पहली बात तो वितरण के आधार पर है ये दोनों, तो ये तो कोई अंतर हुआ नहीं। तो सर्वव्यापक स्थानीय हो सकती है। तो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं सर्वव्यापक। तो सर्वव्यापक है कौन? जिसमें सभी जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो ये हमारा पहला अंतर हो गया। चलिए लिख लेते हैं वहां पर, सभी जगह पर पाए जाते हैं। तो ये सर्वव्यापक संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते। ठीक है, ये हो गया और पाए जाते हैं, पहला अंतर। अब दूसरा अंतर, दूसरे अंतर में हम इनके उदाहरण देंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आ जाइए। सर्वव्यापक के उदाहरण क्या है? वायु जिससे हम सांस लेते हैं सर्वव्यापक है, तो ये सभी जगह पाए जाते हैं। हमारा उदाहरण सर्वव्यापक का क्या हो गया? वायु। और स्थानिक कहलाते हैं उनका तांबा और लोह यश, जो निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं। चलिए लिख देते हैं उदाहरण वायु, और इसमें उदाहरण लोहा, नहीं मतलब लोह यश, अयस्क और तांबा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अंतर, इसमें सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। क्या हो गया? अंतर हो गया। सब एक बार अच्छी तरह देख लीजिए कितना हुआ, लीजिए कि कितना हुआ इन दोनों के बीच में। तो आप सबने अंतर देख लिया इन दोनों के बीच का कितना हुआ, देखिए। तो यहाँ पे वायु है, यहाँ पे लोह यस्क और तांबा है। हमने इन दोनों के भी अंतर देख लिए, सबने राइट डाउन कर लिया, लिख लिया अपने अपनी नोटबुक्स में आप सबने। तो इसे रब कर दूं मैं, बताइए। चलिए ये हमारा मिट गया। तो हमने ये तो देख लिया, हमारे प्रश्न आंसर्स भी देख लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा एक क्रियाकलाप आता है। अब ये क्रियाकलाप भी आपको सोचना होगा। ये क्रियाकलाप मैं क्यों कराऊंगा आपको? इससे क्या है, आपको सोचना होगा कि किस तरीके से हम चीजें जो है हमारे पर्यावरण के साथ कर रहे हैं और संसाधनों की किस तरह से कमी हो रही है, वो आपको यहाँ से सोचने को मिलेगा। इसी वजह से आपको क्रियाकलाप दिए गए ताकि आप इस क्रिया को करें, वरना इस क्रियाकलाप को देने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से दी गई ताकि आपका जो सोचने की क्षमता है वो बढ़े। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक पंक्ति लिखी गई है किसी कवि के द्वारा कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती, मानुष ढूंढ। ये एक पंक्ति है, वो पानी के बारे में बताई गई है। ये पंक्तियां अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खाना द्वारा लिखी गई। जो अकबर का दरबार था वहां पे एक कवि था अब्दुल रहीम खान, उन्होंने ये पंक्ति पानी को लेकर लिखी थी, और वो नवरत्नों में से एक था अकबर के दरबार का। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है? अब आपको ये पता लगाना है कि कवि यहाँ पे किस प्रकार के संसाधन को संकेत कर रहा है। आप पता लगा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए पता लगाइए। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको छोड़ देता हूं, एक बार इसे दोबारा देखिए और पता लगाइए किस बारे में बात कर रहा है, फिर मैं अभी इसका उत्तर बताता हूं। लगाइए पता।
लगा लिया पता? तो इसका आंसर आपको क्या लगा, उत्तर क्या हो सकता है, किस संसाधन की ओर संकेत कर रहा है कभी? तो ये हमारे पानी की बात कर रहा है। पानी एक संसाधन है, तो ये पानी की ओर संकेत कर रहा है। तो अब इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसमें आपको 100 शब्दों में आंसर लिखना है। ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको पानी के बारे में कि एक संसाधन है, किस तरीके से कमियां हो रही है संसाधन की, वो सब जानकारियां बताई। अब कवि जो है पानी की ओर संकेत कर रहा है, और इस संसाधन के समाप्त हो जाने के लिए बाद क्या होगा वो हमें देखना है। आप सब जानते हैं पानी की कितनी कमी है। आप सब जानते हैं अगला विश्व युद्ध इस वजह से होने की सोचा जा रहा है कि पानी की वजह से होगा, क्योंकि पानी की इतनी कमी है, पानी के लोग लड़ेंगे, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं होगा। अब जब जीवन नहीं होगा तो पानी इतना ज्यादा अमूल्य हो जाएगा कि उसकी कीमत आसमान से होगी। क्योंकि पानी कुछ ही जगहों पे मिल पाएगा, उसके बाद आधी चीजें सूख जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ, समाप्त हो गया पानी, सोचो पानी समाप्त तो जीवन समाप्त। सीधी सी बात है, अगर पानी समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो उस बारे में आपको 100 शब्दों में बताना होगा। इससे क्या होगा, अगर आप ये सोचेंगे ना तो आपको पानी के बारे में कई सारी जानकारी मिलेगी। तो पानी समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, पानी की कहाँ कहाँ कमी है, कौन कौन से जिले हैं भारत के पानी की कमी से जूझ रहे हैं, तो उन सारी जानकारियां आपको यहाँ आंसर से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है। मैंने आपको बता दिया आंसर यहाँ पे पानी। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें से देख लेते हैं और इसका एक बार रिवाइजेशन कर लेते हैं, और रिवाइज करने के बाद इसको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। चलिए देखते हैं शुरुआत से हमने क्या क्या अभी तक बिंदु बताए। तो हमने सबसे पहले यहाँ बताया था, तो आपको यहाँ पे एक तो उपयोगी वाला, ये प्रयोजनात्मक वाला, मूल्यवान होते हैं ये, तो मूल्य के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए आपको। और पेटेंट की ये परिभाषा को आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो है ये प्रौद्योगिकी की जो परिभाषा है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको भी अच्छी तरह से रिमेम्बर कर लीजिए, याद कर लीजिए कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी, आप ध्यान रख लीजिए। और फिर आपके कुछ होमवर्क हैं जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, उससे पहले आप इन चीजों पे ध्यान रख लीजिए। ये प्राकृतिक संसाधनों के सारे प्रकार आपको याद होनी चाहिए। फिर ये संसाधन का भंडार की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये मानव निर्मित संसाधन पता होने चाहिए। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था मानव निर्मित संसाधनों के बारे में, आप सबने होमवर्क किया होगा, तो इसका आंसर आप सबको पता होगा। मैंने आपको 2 आंसर बताए थे, एक तो सड़क के बारे में बताया था और एक कपड़ों के बारे में बताया था। आज मैं आपको और भी आंसर बताता हूँ। चलिए, तो 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखें। तो पहला क्या होगा, मैंने बता दिया था, सड़कें। सड़कों के साथ क्या हो सकता है, पुल भी हो सकता है। हमारी जो धरोहर इमारतें हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो हो सकती है। हमारे कपड़े हो सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सब मैंने आपको दिया था करने के लिए, आप सब करके लाए होंगे इसका, तो आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर तो आपको मिल गया होगा। आज का होमवर्क मैं अब आपको देने जा रहा हूं, ये अब आपको आज का होमवर्क करना है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस होमवर्क करना है। ठीक है, तो होमवर्क में मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स देता हूं। चलिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर देता हूं होमवर्क के लिए। यहाँ पे आप सब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 3, ये आपको होमवर्क है आपका। सबसे पहले आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार या उनका वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण करें। वर्गीकरण मतलब उसके प्रकार बताओ। आपको सिर्फ उनके नाम बताने हैं।
ठीक है, ये आपका 1 नंबर का है। अब आगे एक और क्वेश्चन,